नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका प्रेप नोवा चैनल पर। आज का जो लेक्चर है वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स का है। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो उसको हम आज अच्छे से समझेंगे और इसके डीप एनालिसिस करेंगे। तो मेन पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं? टोटल 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम इनको देख लेते हैं। भारतीय संविधान को क्या है, अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। हर पार्ट क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल थीम को क्या है, कवर करता है। तो जो इसका जो सीक्वेंस है वो कैसे है, स्टार्टिंग से वो टेरिटरी से स्टार्ट होता है, फिर सिटीजनशिप, राइट्स, डीपीएसपी, इस तरीके से जो है इसमें टोटल 22 पार्ट्स दिए गए हैं। तो पहला जो पार्ट है वो किससे संबंधित है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो संविधान ने क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा है, बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। इसके जो इम्पोर्टेंट 4 आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 1 है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2 है एडमिशन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और नेम्स। आर्टिकल 4 है लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 कैन अमेंड फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल विदाउट बीइंग ट्रीटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। यही क्या है, यूपीएससी का यहाँ पे ट्रैप है। आर्टिकल 3 को आर्टिकल 2 से बिल्कुल भी रिलेट मत कीजिए। आर्टिकल 3 अलग है, आर्टिकल 2 अलग है। न्यू स्टेट्स आउटसाइड एग्जिस्टिंग टेरिटरी एडमिशन, ये आर्टिकल 2 के अंदर है, और एग्जिस्टिंग स्टेट्स के एरिया बाउंड्री नेम में बदलाव, ये आर्टिकल 3 में है। तो आर्टिकल 1 को ऐसे याद रख सकते हैं, इंडिया। आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट्स बदलना, और आर्टिकल 4 में स्केड्यूल चेंजेस है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 2 सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दिए गए हैं। यह पार्ट मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो आर्टिकल जो 5 है वो क्या कहता है, सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट। आर्टिकल 6 कहता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। 7 कहता है पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। आर्टिकल 8 कहता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। आर्टिकल 9 कहता है वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप नहीं। आर्टिकल 10 है कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, और आर्टिकल 11 है पार्लियामेंट पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। अब आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन आदि पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के तहत पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया था। तो इसको ऐसे याद रखेंगे 5 से 11 तक, हु इज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है ना। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। ये आर्टिकल 12 से 35 तक बताता है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए, और फंडामेंटल राइट्स को ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में समझना पड़ेगा आपको। कितनी कैटेगरीज में? 6 में। तो राइट टू इक्वेलिटी, ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, राइट टू इक्वेलिटी। दूसरा राइट टू फ्रीडम, ये 19 से लेके 22 तक है। नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये 29 और 30 में। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 12 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। और आर्टिकल 32 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहा है, हार्ट एंड सोल कहा है। अब यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, तो पहले क्या था, आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट के अंदर था ये।
लेकिन इसको हटा के क्या है, आर्टिकल 300A के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बनाया गया है। तो 12 से 13 क्या हो गए, फाउंडेशन है, 14 से 30 तक मेन राइट्स हैं, और 32 में क्या है, रेमेडी है। अब जब हम इसको विस्तार से करेंगे तब हम इनके सारे आर्टिकल्स के बारे में विस्तार पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो पार्ट्स में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पार्ट 4 क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 36 to 51 इसके अंतर्गत हैं। अब इनका उद्देश्य है वेलफेयर स्टेट की स्थापना। तो इनका नेचर क्या है, तो डीपीएसपीज जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स की तरह डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है। कोर्ट में जनरली इनके एनफोर्समेंट की मांग नहीं की जा सकती, लेकिन गवर्नेंस में फंडामेंटल है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 38 है, सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस। आर्टिकल 39 बोलता है सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 बोलता है विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आर्टिकल 48A एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 51 है इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल हैं, और डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। लेकिन दोनों का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना। इसके बाद आते हैं हम पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51 से 51A में दिए गए हैं। ये जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी इनिशियली, और बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और ड्यूटी जोड़ी गई। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी टोटल आर्टिकल 51A के तक। तो इसमें क्या है, पेरेंट, ये जो 11वीं जोड़ी गई, इसमें पेरेंट्स गार्जियंस की ड्यूटी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। अब फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो पार्ट है वो पार्ट 4A में है। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। पार्ट 5 क्या है, द यूनियन। ये आर्टिकल 52 से 151 तक बताता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बताता है। इसके अंतर्गत प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, प्रेसिडेंट 52 से 62, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 से लेकर 73, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 74 से 75, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 ऑनवर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 ऑनवर्ड्स, और कैग आर्टिकल 148। तो पार्ट 5 को ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स से क्या बनी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ये पूरा सब कुछ किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के बाद कैग। अब आते हैं पार्ट 6 में, द स्टेट्स। तो ये जो है आर्टिकल 152 से लेके 237 तक है। यह स्टेट लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को बताता है। इसके अंतर्गत गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है, तो यूनियन और स्टेट्स में क्या कंपैरिजन है, यूनियन पार्ट 5 में है और स्टेट्स पार्ट 6 में है। यूनियन आर्टिकल 52 से 151 तक है और स्टेट्स 152 से 237 तक है। यूनियन का जो मेन है वो कौन है, प्रेसिडेंट, और स्टेट का कौन है, गवर्नर। यूनियन के अंतर्गत पार्लियामेंट है और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर है। यूनियन में सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट में हाई कोर्ट है। तो इसको इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना है। पार्ट 7 में स्टेट्स इन द फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट बी स्टेट्स रिपील्ड, मतलब ये सबसे बड़ा प्रीलिम्स का ट्रैप है।
ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 7 में पार्ट बी स्टेट से संबंधित प्रोविजंस थे, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद पार्ट 7 क्या है, रिपील्ड कर दिया गया। इसलिए आज पार्ट 7 रिपील्ड कहा जाता है। अगर स्टेटमेंट आए कि पार्ट 7 डील्स विद स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, तो ये हिस्टोरिकली करेक्ट है, लेकिन करंटली पार्ट 7 क्या है, रिपील्ड है। तो ये हमारे जो है सारे 1 से लेकर के 7 तक पार्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या है हमारा, पार्ट 9। पार्ट 9 में क्या है, पंचायत। ये आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। ये पार्ट रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी गांव में पंचायती राज से संबंधित है। इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया और 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ, ये लागू हुआ। अब इसमें एक तो ग्राम सभा है जो कि आर्टिकल 243 बी में है। ग्राम सभा में गांव के इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड लोग शामिल होते हैं और ग्राम सभा जो है वो पीपल डायरेक्टली एट विलेज लेवल। दूसरा है 3 टियर पंचायती राज, तो सबसे पहले विलेज, फिर इंटरमीडिएट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। लेकिन 20 लाख या उससे कम पॉपुलेशन वाले स्टेट में इंटरमीडिएट लेवल अनिवार्य नहीं है। तीसरा है रिजर्वेशन, तो पंचायत में SC ST के लिए रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 रिजर्वेशन, चेयरपर्सन पोजीशंस में भी रिजर्वेशन। टेन्योर क्या है, पंचायत का सामान्य कार्यकाल है 5 साल का। स्टेट इलेक्शन कमीशन, पंचायत इलेक्शन का सुपरविजन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, हर 5 वर्ष में स्टेट फाइनेंस कमीशन लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल पोजीशन रिव्यू करता है। 11th शेड्यूल में ये है, 73rd अमेंडमेंट ने 11th शेड्यूल जोड़ा, इसमें 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 9A, द म्यूनिसिपैलिटीज। ये 243P से लेके 243ZG, तो ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। इसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया। अब 3 प्रकार की म्यूनिसिपैलिटीज हैं। पहली क्या है, नगर पंचायत, तो रूरल से अर्बन बनने वाला एरिया। दूसरा है म्यूनिसिपल काउंसिल, ये स्मॉलर अर्बन एरिया होता है। और म्यूनिसिपल कारपोरेशन, ये लार्जर अर्बन एरिया होता है। म्यूनिसिपैलिटी का सामान्यतः जो टेन्योर है वो 5 साल का है। और इलेक्शंस जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो 12th शेड्यूल है, 74th अमेंडमेंट ने 12th शेड्यूल जोड़ा है, इसमें 18 सब्जेक्ट हैं। अब दोनों में कंपैरिजन क्या है, पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज में। पंचायत बेसिकली रूरल है और म्यूनिसिपैलिटी अर्बन है। पंचायत 73 अमेंडमेंट में जोड़ी गई हैं और म्यूनिसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट में जोड़ी गई हैं। ये पार्ट 9 में है और ये 9A में है। पंचायत जो है उसमें 11th शेड्यूल में है और ये म्यूनिसिपैलिटी 12th शेड्यूल में है। पंचायत में 29 सब्जेक्ट हैं और म्यूनिसिपैलिटीज में 18 सब्जेक्ट हैं, तो इसको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद पार्ट 9B, ये है द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक है, ठीक है ना। ये पार्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित है। इसको 97th, कौन से अमेंडमेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऑटोनॉमस, डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनली मैनेज्ड और इकोनॉमिकली साउंड बनाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2021 ने ये कहा कि पार्ट 9B का जो ऑपरेशन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक लागू रहता है, उसमें स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में अमेंडमेंट को स्टेट रेटिफिकेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट का सामना करना पड़ा, जिससे 2026 के सुप्रीम कोर्ट मटेरियल में भी ये पोजीशन रीस्टेट की गई है, ठीक है। तो 97 अमेंडमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इतना याद रखना आपको पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। अब पार्ट 10 क्या कहता है, स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो ये आर्टिकल 244 से, कहाँ से, 244 से 244A,
तक है, ठीक है। ये पार्ट स्केड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो जो आर्टिकल 244 है वो मुख्यतः 5th स्केड्यूल और 6th स्केड्यूल से कनेक्टेड है। 5th स्केड्यूल में जो है वो स्केड्यूल एरिया और स्केड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल से संबंध है, मुख्यतः स्टेट अदर देन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्केड्यूल एरियाज। और 6th में क्या है, कुछ ट्राइबल एरियाज में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था। ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आर्टिकल 244A आसाम के कुछ ट्राइबल एरियाज के लिए है, ठीक है, ऑटोनॉमस स्टेट बनाने का प्रोविजन। उसके बाद है पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 तक है, ठीक है ना। ये फेडरलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला लेजिस्लेटिव रिलेशंस है इसमें। 245 से 255 तक कानून कौन बनाएगा, सेंटर और स्टेट। तो इसमें कौन कौन से आता है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज, पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी पावर्स और पार्लियामेंट्स पावर इन सर्टेन सिचुएशंस। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ये 256 से 263 तक है। ये सेंटर और स्टेट प्रैक्टिकली कैसे काम करेंगे इस पे चर्चा करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 263 बताता है इंटर स्टेट काउंसिल को। उसके बाद पार्ट 12 में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये 264 से 300A तक है, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर पार्ट है, इसमें टैक्सेशन, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कमीशन, प्रॉपर्टी आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स स्टेटमेंट है बहुत ज़्यादा। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट्स के बारे में। आर्टिकल 267 कंटीजेंसी फंड है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। और आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 13। ये क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये 301 से लेके 307। तो इंडिया के भीतर फ्री फ्लो ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स से संबंधित है, ठीक है ना। पार्ट 14 क्या कहता है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये 308 से लेके 323 तक है, ठीक है। ये गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड है। इसमें यूनियन सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, रिक्रूटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन का प्रोविजन, जैसे IAS, IPS और IFS। और आर्टिकल 315 UPSC प्लस स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 320 PSC के फंक्शंस। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ये है 14A ट्रिब्यूनल्स। ये आर्टिकल 323A से लेके 323B तक है, ठीक है। तो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, गवर्नमेंट सर्विस मैटर्स, और जैसे कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और 323B में है अदर मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल, जैसे टैक्स, लेबर, लैंड रिफॉर्म, सिलेक्शन। तो 323A को एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित रखेंगे और 323B को अदर मैटर्स से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इलेक्शंस, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324 से 329। अब 324 कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस की ये डायरेक्शन कंट्रोल दिया गया है, ठीक है। 325 क्या है, जनरल इलेक्टोरल रोल, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर एक्सक्लूजन नहीं है। आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में 18 ईयर्स और अबव सिटीजन्स के एडल्ट सफरेज पर आधारित है। आर्टिकल 327 पार्लियामेंट की पावर रिगार्डिंग इलेक्शंस है। आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर की पावर रिगार्डिंग इलेक्शंस है। और 329 में इलेक्टोरल मैटर्स जुडिशियल इंटरफेस पर रिस्ट्रिक्शंस है।
तो ये जो है टोटल आर्टिकल आपके 9 से लेके 15 तक के हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 16 में क्या है, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 टू 342। अब इसमें SCs, STs और अन्य स्पेसिफाइड क्लासेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो इसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन है आर्टिकल 330 में, लोकसभा में ये SC ST के लिए सीट रिजर्व है। 332 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में SC ST रिजर्वेशन है। एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन है तो आर्टिकल 331 और 333, तो इसमें प्रेसिडेंट लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर नॉमिनेट कर सकता था। गवर्नर स्टेट असेंबली में एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन के लिए नॉमिनेशन कर सकता था, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन प्रोविजंस इफेक्टिवली सीज टू ऑपरेट फ्रॉम 2020। तो अब SC ST रिजर्वेशन को एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन से नहीं जोड़ना है और करंट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय पुराने जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब इसमें वुमेन रिजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 330A में लोकसभा में वुमेन के लिए रिजर्वेशन है और आर्टिकल 332A इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन रिजर्वेशन है, ठीक है ना। अब ये जो 334A है ये बताता है कि वुमेन रिजर्वेशन कब इफेक्ट में आएगा और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होगा। तो ये प्रोविजंस 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 से जुड़े हैं। इसके बाद आते हैं 17 में, तो ये क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है 343 से लेके 351 तक। ये पार्ट लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें 343 में हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ये ध्यान रखना है, हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहता, ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है। आर्टिकल 344 है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन प्लस पार्लियामेंट्री कमेटी, और आर्टिकल 345 स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकती है। आर्टिकल 348 इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स तथा अथॉरिटेटिव लीगल टेक्स्ट के लिए इंग्लिश का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आर्टिकल 350A प्राइमरी स्टेजेस पर चिल्ड्रन बिलोंगिंग्स टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप के लिए मदर टंग में इंस्ट्रक्शन की फैसिलिटीज। आर्टिकल 351 यूनियन का ड्यूटी हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, तो ये 352 से 360 तक है। इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोवाइड करता है। नंबर 1 नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में है। इसमें वार किन ग्राउंड्स पे लगेगी ये, एक तो वॉर की सिचुएशन में, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। पहले जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस था जिसमें 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के बाद इसको रिप्लेस करके आर्म रेबेलियन कर दिया। इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है, ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, लेकिन कैबिनेट की रिटन एडवाइस बहुत इसमें जरूरी है। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल, ये आर्टिकल 356 में है। जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए इसे कॉमनली कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। इंपॉर्टेंटली ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, ये स्पेसिफिकली स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 360 में है। तो जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटेंड तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। तो तीनों को ध्यान रखना है, ये नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल 356 और फाइनेंशियल 360। उसके बाद आते हैं 19 में, ये है मिसलेनियस, ये आर्टिकल 361 से 367 तक है। 361 में क्या है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इम्यूनिटीज दी गई हैं। आर्टिकल 361A में पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स के पब्लिकेशन की प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 365 में अगर स्टेट यूनियन द्वारा दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं करता तो उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो यह है आर्टिकल 356 से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है।
आर्टिकल 366 डेफिनेशन, आर्टिकल 367 इंटरप्रिटेशन। उसके बाद 20 में क्या है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग प्रोविजंस हैं, तो जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो इसको विस्तार पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 21 टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये 369 से 392 तक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ये पार्लियामेंट, इसमें 369 में क्या बोला है कि पार्लियामेंट को कुछ स्पेसिफाइड स्टेट लिस्ट मैटर्स पर टेम्परेरी लेजिस्लेटिव पावर दी गई है। आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर। अब ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि करंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को पढ़ते समय पुराने बुक्स से आपको सावधान रहना है, क्योंकि 2019 के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ने आर्टिकल 360 की अर्लियर ऑपरेटिव फ्रेमवर्क को फंडामेंटली अल्टर किया है। अब 371 के बाद की जो सीरीज 371 की जो सीरीज है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 371 में महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए में नागालैंड, 371 बी में आसाम, 371 सी में मणिपुर, डी में आंध्रा, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा और 371 जे में कर्नाटक। इसका ब्रॉड पर्पस क्या है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट देना, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे से। तो ये आपको नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्रा इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जब हम आर्टिकल्स वाले चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे से इस वाले पार्ट को पूरा ब्रॉडली पर्सपेक्टिव में जानेंगे, तब हम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है आर्टिकल वाइज शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स। तो ये आर्टिकल 393 से लेके 395 तक है। अब 393 में क्या है, शॉर्ट टाइटल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 394 में कमेंसमेंट। कुछ प्रोविजंस जो है इमीडिएटली केम इनटू फोर्स, जबकि बाकी प्रोविजंस 26 जनवरी 1950 से लागू हुए। 395 जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो रिपील्स है। इसने मुख्यतः इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील किया। साथ में संबंधित अमेंडमेंट इनेक्टमेंट प्रोविजंस भी किए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये सारे पार्ट आपको याद रखने हैं। टोटल 22 पार्ट हैं और जबकि करंट में क्या है 25 हैं। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।